हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी। चैप्टर नंबर 3 करेंगे आज हम लोग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए जो भी क्लास 11th में आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो कि अकाउंटिंग के लिए और आपके आगे फ्यूचर में जो भी आप कोर्स करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, जो भी करोगे या फिर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जो भी चीज़ें करोगे आप, उसमें मैं बता दूं आपको ये चैप्टर बहुत मैटर करता है। अदर्स चैप्टर जो हैं वो आपको मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपको अच्छी नॉलेज देगा, अच्छा स्किल देगा, अच्छा विल पावर देगा, जिससे आपको अकाउंटिंग अच्छी समझ में आएगी और अकाउंटिंग अच्छे से कर पाओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब अगर मान लो आप एक स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे जिसको आप फॉलो करते हैं। अगर उन प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से जानते हो, उससे यूज टू हो, उससे आपका एक तरीके से अच्छे से मतलब अच्छी बॉन्डिंग, और आप समझ सकते हो कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस, नॉर्म्स क्या हैं जिसको तुम्हें फॉलो करने हैं। अगर आप उसको फॉलो करते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप और उसके ऊपर खड़े उतर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह अकाउंटिंग में है। अगर आप लोग इसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, तो आपको आगे अकाउंटिंग करने में बड़ी आसानी होगी। ये 12वीं की बात, 11वीं की बातें नहीं बता रहा मैं, आगे फ्यूचर के लिए बता रहा हूं मैं, ताकि ये चैप्टर आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मैं इसको लिख दे रहा हूं कि ये चैप्टर जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है ये वेरी इंपॉर्टेंट? क्यों है? क्योंकि ये हमें नॉर्म्स, तरीके, रूल्स और रेगुलेशन सिखाएगा। किसके? अकाउंटिंग के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्म्स, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। क्या मेंटेन करने के लिए हम इसमें जो हम प्रिंसिपल्स बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? ताकि हम एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें। क्या मेंटेन कर सकें? यूनिफॉर्मिटी। आप स्कूल में जाते होंगे, वहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म सेम होगी। सेम, अगर वाइट है आपका वाइट, अगर ट्राउजर वाइट है तो शर्ट भी वाइट है। अगर आपकी जो भी यूनिफॉर्म सेट की गई है स्कूल के द्वारा, जो भी प्रिंसिपल सेट किए गए हैं स्कूल के द्वारा, वो एक बच्चे के लिए नहीं है या दो बच्चों के लिए नहीं है, वो पूरे स्कूल के लिए, पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उन सबको सेम ही प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, सेम ही यूनिफॉर्म पहनना है, ताकि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी बने। कोई जो गरीब है गरीब ना दिखे, जो अमीर है अमीर ना दिखे, तरीके सब इक्वल और बराबर दिखे और सब एक बराबर की शिक्षा ले सके। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अकाउंटिंग में भी एक प्रिंसिपल सेट किया गया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। मान लो मेरे पास भी बिजनेस है, एक दूसरे बंदे के पास भी बिजनेस है, मैं कोई और अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कोई और प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, ये बिजनेस में अपना कोई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहा है, तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। अगर हम कभी ऑडिट के लिए जाते हैं, किसी की अकाउंटिंग चेक करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको समझने में और उसकी अकाउंटिंग पे डिसीजन लेने में। जैसे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि हमारे रिकॉर्ड्स कौन चेक करता है? यूजर्स। यूजर्स क्यों चेक करते हैं? जो हमारे दो होते हैं यूजर्स, मैंने आपको बताया भी था, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्यों चेक करते हैं? क्योंकि वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर सबकी भाषा सेम नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। अगर अकाउंटिंग नहीं समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो समझ लो होगी नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट हमें करवानी है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसलिए कितना इंपॉर्टेंट और किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके 3 फीचर्स हैं। पहला क्या है? ये जो है मैन मेड है, सॉरी। ठीक है, क्या है? मैन मेड। ठीक है, ये कहीं आसमान से नहीं उतरा हुआ प्रिंसिपल है, इसको हम लोगों ने ही बनाए हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ICAI ने बनाया है। ठीक है, इसको एक तरीके से सेट किया गया है, इस पे हम वर्क करते हैं। मैन मेड है, कोई भी एक तरीके से नेचुरल नहीं है, बनाया गया है, हमने बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे मैन मेड हो गए। और दूसरा क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और तीसरा क्या है? जनरली एक्सेप्टेड है। पहला तो मैन मेड हो गया ताकि इसको हमने ही बनाया है। फ्लेक्सिबल क्या है? बहुत आसानी से एडजस्टेबल है ये, है ना। हर एक फील्ड के इंसान इसको आसानी से यूज कर सकता है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं जो आसानी से समझ में आ सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे भी, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो इसका ये अलग एक वो आपको मैं कीवर्ड बता दूं, गैप है। इसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो कि
सब मैंने आपको बताया भी कि अगर डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट अकाउंटिंग होगी तो ये यूजर्स हैं ये जो हमारे यूजर्स हैं ये समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या अकाउंटिंग है, इसमें क्या अकाउंटिंग है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करें। सेम अकाउंटिंग हो रही है, सेम डेटाबेस हो रहा है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है इसकी भी, तो एक यूजर्स जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा चीज़ों को कि मुझे किस कंपनी में जाके पैसा इन्वेस्ट करना है और किसको जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, प्रॉफिट बेस पे इंसान काम करेगा, लॉस में कभी काम नहीं करेगा, तो उसको समझ में आना जरूरी है ये बात कि इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट मिलेगा या फिर इस बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हो गई जो एक इस चैप्टर का एक ओवरव्यू था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसके ना दो तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अकाउंटिंग लिख लेते हैं यहां पर एक बार आप लोगों के लिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सेकंड होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे 3 हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो 11 है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारे 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड थर्ड इज अक्रूल बेस्ड अजम्पशन। ठीक है, गोइंग कंसर्न में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो बिजनेस है हमारा, हम कभी भी उसको बंद करने को नहीं सोचते। अगर हमने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन केस, तो हम आगे जो भी हमारे एक तरीके से फाइनेंशियल आएंगे, फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक पीरियड जो 1 साल का होता है और वो हमारा पीरियड कौन सा होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को चल रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो ये जो पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, अपना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, रन किया है, तो ये जो आगे जो फाइनेंशियल ईयर आने वाले हैं उसमें हमारा बिजनेस चलता रहे। क्या हो रहा है, चलता रहे, रुके ना, बंद ना हो, ये हमारा एक इंटेंशन होता है। तो उसका एक इंटेंशन का एक अजम्पशन है, कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा क्लू मिल गया होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। द बिजनेस will continue for foreseeable period of time and there is no intention to close down the business। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की एक मैंने बेसिक डेफिनेशन उठा लिया, बुक्स भी आपकी है। द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। ठीक है, फोरसीएबल पीरियड या फ्यूचर ले लो आप। ठीक है, फ्यूचर, एंड देयर इज नो इंटेंशन, इंटेंशन ही नहीं होती, इंटेंशन ही होती है कि हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तरीके से बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं वो कंटिन्यू होता है फोरसीएबल फ्यूचर, जो हमने देखा भी नहीं है फ्यूचर, उसमें भी हमारा एक तरीके से इंटेंशन होता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, आगे जाके कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब इसको मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। लेट्स से इसको प्रूफ करने का एक रीजन है। लेट्स से हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, करंट एसेट भी रखते हैं और फिक्स एसेट भी रखते हैं। करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों रखते हैं। करंट एसेट क्यों लेते हैं, करंट एसेट समझ में आता है क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाता है हमारे एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर में। ये फाइनेंशियल ईयर में इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही करंट एसेट का 1 ईयर का होता है। ठीक है, विद इन 1 ईयर ये एग्जॉस्ट हो जाता है। फिक्स एसेट का क्या होता है, ये तो लेकिन 1 ईयर से ज़्यादा चलता है, इस ईयर भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। तो ये क्या है, फिक्स एसेट है। अब अगर हमारा बिजनेस हमने सोचा है कि यार अगले साल बंद कर देंगे, तो फिक्स एसेट क्यों खरीदेंगे हम लोग, कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन फिक्स एसेट अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे भी चलता रहेगा फॉर द फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा,
एक तरीके से वो एक्सपेंडिचर जो हम एक तरीके से अपने कैपिटल पे करें। रेवेन्यू क्या है, जो हम मतलब एक तरीके से विद इन द मतलब फाइनेंशियल ईयर हम जो भी अर्न करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं हम, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। इसका भी वही सेम फंडा है लाइक करंट एसेट की तरह कि ये भी एक विद इन द फाइनेंशियल ईयर एक तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं, और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पीरियड हर एक फाइनेंशियल ईयर में आगे भी चलती रहती है। अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी हमें इसको एक तरीके से ये एक्सपेंडिचर हम इसको रिकवर करते रहते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो गई हमारे लिए, जिसमें ये भी आगे फोर्सिबल पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। तो हम इस 2 एग्जांपल से हमें समझ में आता है, अगर ये 2 चीज़ें, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड एसेट अगर कंपनी में हम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस को बंद करने के इंटेंशन से कभी नहीं खोलते, क्योंकि हम उसमें 1 साल से ज़्यादा की एसेट्स जो कि फिक्स्ड एसेट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूफ होता है कि बिजनेस को हम बंद नहीं करते फॉर द फोर्सिबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप आप लोग ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हम मूव करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा जो है कंसिस्टेंसी अजम्पशन है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें क्या बोलता है, एक सेकेंड, कंसिस्टेंसी हमारा है तरीके से किसी भी मेथड, प्रोसीजर या फिर प्रैक्टिस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस रखते हैं। ठीक है, एक तरीके से मान लो अब आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आपका सेल करने का तरीका अलग है, आपने एक सेल करने का एक फंडा उठाया साल के लिए, उस सेल प्रोसेस को आप पूरे साल कंटिन्यू रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, बीच में चेंज कर दोगे कुछ ना कुछ, एक तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो एक तरीके से रिस्क एसोसिएटेड हो जाएगा। सेम उसी तरह एक कंसिस्टेंसी अजम्पशन है। अगर आप आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डेप्रीशिएशन, याद हो आपको, डेप्रीशिएशन ये क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या होता है ये, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है, हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्या है हमारे फिक्स्ड एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के हमारे क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला कौन सा मेथड होता है, SLM मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। इसके बारे में आप बाकायदा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, डेप्रिसिएशन के बारे में चैप्टर से आपका। सेकेंड मेथड हमारा होता है WDV मेथड। क्या होता है, WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन में, जिसको हम फॉलो करते हैं और अपनी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं किसकी, फिक्स्ड एसेट की। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो 2 है SLM और WDV, अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर में इस मेथड को यूज कर रहे हो तो आप आगे भी इसी को यूज करते रहो। इससे क्या होती है, अगर आप SLM यूज कर रहे हो तो SLM यूज करो, WDV यूज करो WDV यूज करो। तो इससे क्या है, एक तरीके जो प्रैक्टिस, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो वो सेम मेथड, वो सेम प्रैक्टिस आपको आफ्टर ईयर एंड अबव ईयर आपको करते जाना है। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उसमें भी आपको सेम प्रैक्टिस, सेम मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अगर आप लोग बोले कि इन केस सर, अगर हम मान लो एक ये अपना अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन में SLM हमने लिया है और हम WDV चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी है एक रेगुलेशन बनाई गई है जो कि 3 तरीके से है। अगर या तो लॉ रिक्वायर्ड करे, क्या करें, पहला हमारा लॉ रिक्वायर्ड करे, ठीक है, एंड थर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं हमारे कुछ, क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा अलाउ करे तो हम इसको कर सकते हैं चेंज। और तीसरा क्या है हमारा कि एक तरीके से अपने जो अकाउंटिंग का जो तरीके से फॉर्मेट है उसको अच्छा दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर्मेट को अच्छा दिखाने के लिए, टू शो अकाउंटिंग इन अ गुड मैनर। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने मेथड को भी, अपने प्रैक्टिस को भी। ठीक है, ये सेकंड। तीसरा जो हमारा अजम्पशन है वो है अक्रूल बेस अजम्पशन। ठीक है, अक्रूल बेस अजम्पशन। अक्रूल बेस अजम्पशन को जानने से पहले हम लोग समझते हैं अक्रूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अक्रूल का मतलब होता है अ ट्रांजैक्शन is recorded in books when it takes place, not when the settlement takes place। ठीक है, हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो होती है, जब भी ट्रांजैक्शन अकर करती है, जब भी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन हमने जैसे सेल किया, जिस दिन सेल हुई है हम उसी दिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे।
तब नहीं करेंगे जब सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट मतलब कि जब हमें पैसे मिलेंगे। पैसे मान लो उसने क्रेडिट पे हमने सेल किया है, अब वो हमें 3 दिन बाद पैसे देगा, तो हम क्या बुक्स में 3 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमने उसको माल बेचा है। ठीक है, समझ में आया? ये होता है हमारे अक्रूल का मतलब। ओके, अब मैं आपको इसको एक तरीके से समझाता हूँ। अक्रूल बेस जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है। लेट्स से एक फाइनेंशियल ईयर है जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2019 को। खत्म कब होता है? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है इसी पीरियड के बीच में, वो डेट मान लो है 25 मार्च 2020। 25 मार्च को हमने एक सेल की किसी पर्सन को। वो कौन सी सेल थी? क्रेडिट सेल थी। कौन सी थी? क्रेडिट सेल थी। कौन सी सेल की हमने? क्रेडिट सेल किया। अब क्रेडिट सेल हमने कर दिया, उसका अमाउंट क्या था? 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ की हमने क्या की? सेल की क्रेडिट में। अब जिसको हमने सेल किया उसने बोला कि भैया हम जो आपको पेमेंट करेंगे वो करेंगे आपको जाके 8 जून 2020 को। कब करने को बोला है वो पेमेंट? 8 जून 2020 को। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल कब खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। सेल्स कब हुई है? बीच में हुई है, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हुई है, 25 मार्च को हुई है। ठीक है, अब उसने पेमेंट देने को कब बोला है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बोल रही है आई विल पे यू द मनी। वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमने ट्रांजेक्शन किए तब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे या जब हमें पेमेंट मिलेगी तब रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने आपको अक्रूल का मतलब समझाया था, उसी के बेस पे है। ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम डे ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हमें उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? यही हमारा अक्रूल बेस अकाउंटिंग है। यही कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम डे ही लिखना है। मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, मैन मेड है कॉन्सेप्ट। और मैन मेड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी से हैं और जनरली एक्सेप्टेड है कि नॉर्मल लोग भी इसको एक तरीके से इससे अवेयर हो सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एक तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, चैप्टर कवर करूंगा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल जो होंगे इसके 11 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, थैंक यू।